Hello friends, welcome to Satyavan Anand. Today we will discuss the Hindu Daily News Analysis. तो आज है 20 जनवरी 2023 और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस को। अगर आज देखें कुछ न्यूज़ जो हैं, जैसे एक न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जो बहुत दिनों से हम देख रहे हैं क्लैश चल रहा है, उसी से रिलेटेड कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड आज एक फिर न्यूज़ है। इसके अलावा देखें तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। और अगर देखा जाए तो एक रेसलर जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट के ऊपर यौन दुराचार जो है सेक्सुअल असॉल्ट का केस जो है सामने आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। आइए देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। हम जानते हैं भारत में सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों में है। और अमेरिका में अभी थोड़े दिनों पहले सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इन सब देशों में बहुत पहले से अलाउ है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति से रिलेटेड एक मामला है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील है सौरभ कृपाल। और सौरभ कृपाल वहाँ के जो दिल्ली हाई कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम ने क्या कहा है, जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अप्रूव कर दिया और उसे यूनियन मिनिस्ट्री में लॉ मिनिस्ट्री के पास भेज दिया। लॉ मिनिस्ट्री ने उसको क्या किया है, रिकन्सिडरेशन के लिए वापस कर दिया है। उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है कि आखिर जजेज के बनने की प्रक्रिया कैसी। हम देख रहे हैं जजेज के बनाने की प्रक्रिया में भारत में कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। इसमें कई सारे क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिसमें एक होता है PCSJ के माध्यम से जजेज की नियुक्ति होती है। दूसरा सिस्टम है कि व्यक्ति जो है, अगर कोई लॉयर है 10 साल तक हाई कोर्ट में, तो उसे जज बनाया जा सकता है। और तीसरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज की बात करें, तो अगर भारत के राष्ट्रपति को लगे किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा कानून का ज्ञाता है, तो उसे जो है जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए देखते हैं सौरभ कृपाल को किस बेसिस पर बनाया जा रहा है। तो उसमें दूसरा कंडीशन जो है कि कोई व्यक्ति जिसकी 10 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो प्रैक्टिस करने का हाई कोर्ट में, किसी भी एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा को, मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन काउंट होता है 10 ईयर। यानी वो व्यक्ति चाहे 10 साल लगातार एक ही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में किया हो। तो सौरभ कृपाल को रिकमेंड किया गया है, लेकिन उसको फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम ने भी अप्रूव कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया। अगर हम देखें 3 मेंबर की जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, संजय किशन कौल और KM जोसेफ, ये तीनों लोगों ने डिसीजन लिया है कि कृपाल को बनाया जाएगा। उसके पीछे का रीज़न दिया गया है, जैसा कि जजेज का कहना है कि सौरभ कृपाल गे पर्सन है, यानी वो जो है उनका एक पार्टनर है जो कि विदेशी है, उसके साथ संबंध है। और उस व्यक्ति ने, सौरभ कृपाल ने ओपनली कहा था कि हाँ वो गे पर्सन है। तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कृपाल हैं, सौरभ कृपाल, उससे गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जो ये LGBTQ राइट वाली पर्सनालिटी उनकी है, उनका कहना है, तो उसको लेकर के हो सकता है आगे उस राइट्स को और प्रमोट किया जाए, इसलिए उसको एक टेंशन हो सकता है, इन यूनियन गवर्नमेंट को टेंशन हो सकता है। कॉलेजियम का ये भी कहना है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रहा है, हम देखते हैं भारत में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए 2 एजेंसियाँ हैं। इंटरनल सिक्योरिटी IB देखती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देखती है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस ने कहा है कि जो सौरभ कृपाल का पार्टनर है वो एक्चुअल में स्विस नेशनल है, यानी स्विट्ज़रलैंड का वो रहने वाला है, इसलिए उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है उसके वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना हो पाए या इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा जो है अप्रीहेंशन है, ऐसा कहा गया है। अगर हम देखें कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, तो मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि एक्सप्रेशन ऑफ व्यू बाय कैंडिडेट डज नॉट डिसइंटाइटलमेंट हिम टू होल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। तो कॉलेजियम मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है, कॉलेजियम सिस्टम का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसका क्या है, इस आधार पर उसके कार्य क्षमता को नहीं आंकना चाहिए, उसके इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी को नहीं आंकना चाहिए, वो कौन सा काम करेगा वो उससे सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर नहीं होना चाहिए। एक नज़र में देखते हैं सौरभ कृपाल के बारे में। In a rare decision, the 3-member Supreme Court Collegium on Thursday revealed the full extent of the government's objections. Saurabh Kripal's appointment
तो देखते हैं क्या है। 13 अक्टूबर 2017 को कृपाल वाज अनएनिमसली रिकमेंडेड फॉर जजशिप बाय द दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में रिकमेंड किया था। 11 नवंबर 2021 को जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अप्रूव कर दिया और 25 नवंबर 2022 को द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रेफर द फाइल बैक टू द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉर रिकन्सिडरेशन। तो 25 नवंबर को लॉ ऑफ जस्टिस यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो है लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसने रिफ़र कर दिया रिकन्सिडरेशन के लिए। तो ये मामला है, अगर हम देखें तो इस पर अभी कोई फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक न्यूज़ के तौर पर देख रहे हैं। आगे देखें तो जो रेसलर है भारत में, हम देखते हैं बहुत सारे पदक नहीं आते हैं। ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस बहुत कम होता है। दुनिया की आबादी के हिसाब से हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हम 5वें सबसे बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर 7वें सबसे बड़े देश हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारा ओलंपिक रैंकिंग करीब करीब 46, 47, 50 के आसपास होता है। तो खिलाड़ियों को प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई खिलाड़ी अपने कैपेबिलिटी से आगे बढ़ रहा है, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में या किसी भी अन्य गेम में परफॉर्मेंस कर रहा है, तो एक्चुअल में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसे सहना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने शुरुआत में नहीं आती हैं। अब ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है ब्रिज भूषण शरण सिंह, उसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगा है। जो यंग एथलीट वुमेन्स हैं, नेशनल कैंप ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया भी साथ में हैं, उन लोगों का कहना है कि जो लड़कियां हैं, स्पोर्ट गर्ल्स हैं, उनके साथ इन लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ा ही ख़राब बातें हैं कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति, आजकल हम देखते हैं अगर उसको लीगल मामले को भी कम करने के लिए उसको रिश्वत चाहिए। अब रिश्वत 2 तरीके से होता है, वो सेक्स हो सकता है और मनी हो सकती है। यानी पैसा या तो कोई लेगा, और कुछ लोग पैसा नहीं लेते हैं, वो पैसा तो कमा ही रहे हैं। अगर कोई सुंदर लड़की मिल गई तो उसके साथ उसको सेक्सुअल रिलेशन बनाना है, तब जाकर के प्रमोट करेंगे या उसको उसके जो राइट हैं उसको मिलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर आती रहती हैं और ऐसा नहीं भारत में हो रहा है, यूरोप के अधिकांश देशों में होता है। अभी हम देखते हैं जो पादरी होते हैं चर्च के, वो सब खुद स्वीकार भी किए हैं। वो जो वेटिकन सिटी का पादरी था उसने खुद स्वीकार भी किया था कि बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जहाँ पर लड़कियों के छोटे छोटे लड़कों का भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं पूरी दुनिया में फैल रही है। कलयुग सच में यही है कि लोग बच्चों को, बड़ों को, किसी भी उम्र के किसी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। लोगों को सेक्स करना है और पैसा कमाना है, इसके अलावा दुनिया का और कोई भी मोटो बचा नहीं है। तो मेन चीज़ इसमें आर्टिकल में यही है। अगर देखें तो बजरंग पुनिया इसमें सामने भी आए हैं और जंतर मंतर पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो है बहुत सारे ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं और कॉमनवेल्थ के भी, जो 2 टाइम वर्ल्ड मेडलिस्ट और 3 टाइम कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन जो विनेश फोगाट है, उसने भी डिमांड किया है कि वो जो है उसके मामले को हेयर किया जाए, सुना जाए। अदरवाइज हम लोग उस पर्सन के सामने आ जाएंगे, मतलब पुलिस को अप्रोच करेंगे, उस पर्सन का नाम लेंगे, सारे प्रूफ को हम दिखाएंगे। अगर इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि हम पुलिस से पास जाए इससे पहले वो पर्सन खुद एक्सेप्ट करे और उस प्रेसिडेंट का पोस्ट त्याग कर दे। डू नॉट फोर्स अस द एलिज्ड विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टू कम इन फ्रंट ऑफ द एवरीवन, वी आर फाइटिंग टू सेव आवर आत्मसम्मान। तो विनेश फोगाट का कहना है कि हम लोग एक्चुअल अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस व्यक्ति को खुद ही सामने से हट जाना चाहिए, प्रेसिडेंट का पोस्ट हट जाना चाहिए। अदरवाइज हम लोग सामने आ जाएंगे और उस व्यक्ति को लिए फिर समस्या हो सकती है, क्योंकि पुलिस को अप्रोच किया जा सकता है। इसके अलावा तो ये अब देखते हैं, ये मामला अब चूँकि नेशनल लेवल पर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसके हम आगे देखेंगे। क्योंकि इस पर अब हमको देखना है कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री क्या करती है और जो है लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो वहाँ के सीएम हैं उनके जो कि, क्योंकि कानून जो व्यवस्था होती है वो एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो वो जो कैंडिडेट हैं वो किस राज्य के रहने वाले हैं, वहाँ के लॉ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, फिर सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंट क्या करेगा, गृह मंत्रालय क्या करेगा, और फिर इस पर हो सकता है स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी एक्शन ले। और फाइनली अगर मैटर ग्रेव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
तो प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा से। अगर हम देखें यूपीएससी के सिलेबस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक टॉपिक है, यानी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अगर देखें इंटेलेक्चुअल राइट जो होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होती है, किसी भी क्रिएशन पर कोई व्यक्ति अपना क्रिएशन किया हो तो उसको कॉपी नहीं कर सकता है। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट में, सोशल इंटरेस्ट में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए क्यों प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि उस कंपनी ने या उस पर्सन ने, उस अथॉरिटी ने जिसके पास कॉपीराइट है वो परमिशन न दे। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो आज लोग कहानी ढंग के लिख नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से होता क्या है, एक रीजन में कोई फिल्म बन गई एक भाषा में तो दूसरी भाषा में उसी को लोग उसी कहानी पर थोड़ा सा रीमेक कर देते हैं, थोड़ा सा टर्न कर देते हैं और नई पिक्चर बना देते हैं। इसी तरीके का केस हुआ है उड़ीसा में। और उड़ीसा में क्या हुआ है, एक अवार्ड, जो फिल्में हैं उन्हें अवार्ड शो स्टार्ट किया गया है। तो जो फिल्मों के लिए अवार्ड के लिए फिल्में चुनी गई हैं उसमें पाया गया है एक्चुअल में वो दूसरी भाषा की फिल्मों की ही कहानी उन्होंने अडाप्ट किया है, यानी उनकी एक्चुअल में ओरिजिनल कहानी नहीं है। अब चूँकि दूसरी भाषा के फिल्मों की कहानियों को उन्होंने कॉपी कर लिया है तो उनको एक्चुअल में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था। उस लॉ में कहा गया था कि किसी भी ऐसे फिल्म को जो दूसरी भाषा से कॉपी की गई है उसे किसी तरह का पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो ये मामला पहुंच गया है उड़ीसा हाई कोर्ट में। उड़ीसा हाई कोर्ट ने जो है, हम देखें तो वहाँ पर उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड 2019 जो 31 उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो उड़ीसा की जो हैवली को कॉपीड फ्रॉम दोज इन अदर लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा कॉपी की गई फिल्में उसमें बाजी मार रही हैं। तो अगर हम देखें फिल्म मेकर जो हैं वो सब हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो उड़ीसा सरकार की लॉ था उसके अकॉर्डिंग वो, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो अवार्ड विनिंग नहीं हो सकते हैं। अगर हम देखें तो उसमें चीज़ें जैसे आई हैं लैंग्वेज का, तो एक फिल्म है जो कोरिया की है और एक पंजाबी भाषा की है जो दोनों क्लैश कर रही हैं। अगर इन एलिजिबल फॉर एंट्री, अगर हम देखें पिटिशनर का क्या कहना है, द पिटिशनर हैड आर्ग्यूड दैट द सिलेक्शन वाज contrary to the advertisement floated by the Department of Odia Culture for the 31st Odisha State Film Award 2019, which said dubbed or revised or copied or remake version of film were ineligible for entry। तो पहले उड़ीसा गवर्नमेंट ने कह रखा था कि जो 31st उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड 2019 होगी उसमें किसी भी तरीके की डबिंग फिल्म जो कि रिवाइज की गई हो या कॉपी करके बनाई गई या रीमेक वर्जन हो, ऐसी फिल्में इनएलिजिबल होंगी। तो सामने समस्या ये आ गई, जब ये फिल्में क्राइटेरिया को ही सेटिस्फाई नहीं करती तो उन्हें फर्स्ट स्टेप में ही बाहर कर देना चाहिए, जबकि वो फाइनल तक पहुंच गई। इसलिए इसको लेकर के मामला हाई कोर्ट में चला गया है। अगर हम देखें स्टैंडिंग ऑफ द एलिगेशन आफ्टर ocular verification of the film, it appeared that the two films Khushi and Golmaal Love were heavily inspired from the alleged non-ओडिया फिल्म एट लिस्ट। तो दो पिक्चरें हैं जो खुशी नाम से और गोलमाल लव, ये दो पिक्चर ऐसी पाई गई हैं जिनको हम अवार्ड में विनिंग के स्टेटस पे देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉपीड फिल्म है, इसलिए उनको लेकर के समस्याएं सामने आई हैं। तो उड़िया हाई कोर्ट का कहना है कि वो फिल्म को खुद देखेंगे पहले और उसके बाद वो कंसिडर करेंगे। अगर देखें जो फिल्म में चीज़ें सामने आई हैं कि जो कोरियन फिल्म है होप, उसको कॉपी किया गया है और कैरी ऑन जट्टा इस फिल्म को कॉपी किया गया है। यानी दो फिल्में जो है कोरिया और पंजाबी फिल्म को कॉपी करके उन्होंने नई फिल्में बना ली हैं, इसलिए वो जो रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट का उसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं, इसलिए उनको प्रिलिमिनरी स्टेज में ही बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो अब हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ समय बाद आएगा इस पर। नेक्स्ट देखें तो पेज नंबर 12 पर एक न्यूज है, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ट्रेड नैनो फर्टिलाइजर डेयरी प्रोडक्ट इन 3 मंथ। तो नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अब वो विदेशों में अपने नैनो फर्टिलाइजर जो कि यूरिया इफ़को ने बनाया है और अमूल का डेयरी प्रोडक्ट है उसको अगले प्रोसेसिंग में, मतलब एक्सपोर्ट करने की प्रोसेसिंग में है और अगले 3 महीने बाद वो एक्सपोर्ट अपना शुरू करेंगे। अगर हम देखें किसी भी देश के लिए एक्सपोर्ट अति आवश्यक है, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इससे कल्चरल रूप से जुड़ते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा ट्रेड बढ़ता है।
तो हमें जब फॉरेन करेंसी मिलती है तो फॉरेन करेंसी से फिर हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमी को बेनिफिशियल होता है। और किसी भी कंट्री के लिए, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर कंट्री के लिए ट्रेड का बैलेंस्ड ट्रेड होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ही समस्याएं होंगे। अगर एक्सपोर्ट किसी भी देश का प्लस में है तो देश बहुत अमीर हो जाएगा, जैसे गल्फ़ कंट्री हैं वो तेल बेच करके अमीर हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो हो सकता है उसको तबाही आ जाए। जैसे कि श्रीलंका तबाह हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। क्यों? उसके उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं, सारा चीज़ इंपोर्ट कर रहा था। तो भारत में भी देखें तो ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है नहीं है इंपोर्ट की तुलना में, यानी इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो अगर ये कुछ नैनो फर्टिलाइजर, डेयरी प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे ट्रेड को एक बैलेंस कंडीशन, एक डायरेक्शन मिलेगा। तो जो इफ़को कंपनी है, इफ़को कंपनी ने नैनो फर्टिलाइज़र यूरिया है और डेयरी प्रोडक्ट जो अमूल है उसे कुछ महीनों बाद एक्सपोर्ट करने की उम्मीद की गई है, और नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको काम को देखेगा। इस चीज़ को यूनियन कैबिनेट ने 11 जनवरी को अप्रूवल दे दिया है। अगर हम देखें, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे इफ़को कहते हैं, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिप्को, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF, जिसको हम अमूल भी कहते हैं, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, ये जो प्रमोट करेंगे सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इनका कहना है कि लगभग 100 करोड़ ये सभी कंपनियां अलग अलग रूप से, ईच 100 करोड़ ईच जो है इन्वेस्ट करेंगी। द सोसाइटी विल हैव एन अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 2000 करोड़ विद द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द कंट्री। तो सभी कंट्री, पूरे कंट्री में इनका जो ऑपरेशन है वो 200 करोड़ का उनको शेयर कैपिटल अथोराइज किए गए हैं। 2, अमूल एंड इफ़को करेंटली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टू द कंट्रीज सच एज ब्राज़ील, फिलीपीन, केन्या, कनाडा। प्रपोज्ड सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू इनहांस द स्केल एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। अगर देखा जाए तो अमूल और इफ़को ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, फिलीपींस, केन्या, कनाडा, इन सब देशों को। लेकिन अब उनका काम क्या है, वो अपने एक्सपोर्ट की और ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दें, उसके वॉल्यूम को बढ़ाएं, और जो अन्य कंपनियां हैं, क्रिप्को है या अन्य कंपनियां हैं, वो अपना उस फील्ड में नई इनिशिएटिव लेंगी। अगर हम देखें, सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी विल बेनिफिट द स्मॉलेस्ट ऑफ फार्मर और आर्टिसन हु हैड ए गुड प्रोडक्ट बट डज नॉट हैव एक्सेस टू द राइट प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो छोटे हस्तकला उद्योग होते हैं, क्राफ्ट आर्टिसन होते हैं, जो बहुत लोकल लेवल पे काम करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, और वो चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को बेचना, तो उनको एक लोकल मार्केट में बहुत सस्ते दामों पे बेचते हैं। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज साथ में आएंगी तो जो छोटे आर्टिसन हैं, छोटे क्राफ्ट्समैन हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि उनको एक प्लेटफार्म मिल जाएगा जिससे कि वो अपना सामान बेच सकें। अगर सोसाइटी को देखें तो इसका क्या है, ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट इसके पास होगा और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे गुड रिटर्न मिलेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है तो ग्राहकों की जो रेंज होती है बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए किसी भी सीजन में, जैसे भारत में अब गर्मी पड़ रही है तो दुनिया के किसी देश में ठंडा मौसम होगा, यहाँ बरसात है तो कहीं गर्मी होगी, कहीं ठंडी होगी। तो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में डिमांड अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है। इसलिए हम अपना जो एक्सपोर्ट अगर करते हैं डिफरेंट नेशन में, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी कंट्री में अगर हम देखें कि वहाँ पर डिमांड कम हुई तो किसी दूसरे देश में डिमांड बढ़ जाएगी। लोकल मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट में डिमांड कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो दाम तो बढ़ जाते हैं, स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन जैसे ही डिमांड घट जाती है तो सामान बहुत सस्ते में बेचना पड़ता है और उसकी पूंजी लागत, एक्चुअल कास्ट भी नहीं निकल पाता है, और प्रॉफिट की तो सपना ही है वो। इसका थिंक ग्लोबली, तो यही हमने कहा कि थिंक ग्लोबली जो उनका ऑफिशियली कहना है, 8.54 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव विथ मोर देन 29 करोड़ मेंबर। तो उनका ऑफिशियली क्या कहना है कि 8.54 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और जिसमें करीब करीब 29 करोड़ मेंबर हैं, यानी एक बहुत ही बड़ा एक ग्रुप बन गया है। अब 29 करोड़ अगर मेंबर उसमें अपना काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एक बहुत लार्ज स्केल पर
हम अपना एक्सपोर्ट कर सकेंगे। कोऑपरेटिव नीड टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली टू लिवरेज देयर कंपैरेटिव एडवांटेज इन ऑल इकोनॉमिक एरिया। तो ये सही है, उनको ग्लोबली काम करना ही है, लेकिन उनको साथ ही साथ लोकल लेवल पर भी इन्हांस करना है प्रोडक्टिविटी को और उसके प्रोटेक्शन को। अगर हम देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में हम कंजप्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद जब कंजप्शन नहीं हो पाता है, सरप्लस चीज़ें हैं, तो वही सबसे बड़ी क्रिएट करती हैं समस्या कि जो सरप्लस है उसे कहाँ ले जाएं। उसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो सरप्लस भी हमारा एक्सपोर्ट में चला जाएगा और यहाँ पर बैलेंस कंडीशन बनी रहेगी। अगर इसके अलावा देखें, डिफरेंट फ्राम द एक्सपोर्ट सोसाइटी विल बी डिफरेंट फ्राम द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अगर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में एक और एजेंसी है जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो वो उससे अलग है। यानी इस जो एक्सपोर्ट का काम हो रहा है उसमें वो एजेंसी नहीं होगी। हाँ, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल मार्केट के बारे में पता लगाएगी और इन्हें इन्फॉर्म करेगी। यानी वो इनडायरेक्टली उन्हें प्रमोट करेगा, लेकिन डायरेक्टली इनके साथ अटैच नहीं होगा। दिस सोसाइटी विल प्रोवाइड इन टू इन सर्विस टू द कोऑपरेटिव, इट विल ओपन फॉरेन बैंक अकाउंट एंड कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। तो ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की एजेंसी है वो क्या करेगी, एक्चुअली इन टू इन सर्विस प्रोवाइड करेगी। वो जितने फॉरेन बैंकेज हैं उन फॉरेन बैंक में उनके अकाउंट खोलेगी और उन फॉरेन एजेंसी जो सामान खरीदेंगे उनका अकाउंट भारत में खोलेगी, जिससे वजह से लेन देन आसानी से हो सके। और इसके साथ अगर देखें तो जो वहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बिजनेस करेंगे लार्ज स्केल पर, तो इन लार्ज स्केल पर जो भी प्रॉफिट होगा वो जितने उसके सोसाइटी के मेंबर हैं उनमें सभी डिवाइड होगा, एक डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में पाएंगे। इससे क्या होगा, सभी मेंबर को इक्वली बेनिफिशियल होगा, जिससे कि उनका ग्रोथ होगा। ये हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। द प्रपोज सोसाइटी विल हायर कंसल्टेंट इन फॉरेन कंट्री हु विल हेल्प एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट अक्रॉस कंटिनेंट। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि हम कंसल्टेंट, फॉरेन कंसल्टेंट को हायर करेंगे, जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। पेज नंबर 13 पर नेक्स्ट न्यूज फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, जैसा हमने पेज 1 पर डिस्कस किया कॉलेजियम सिस्टम में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, तो सेम केस यहाँ है, दूसरे मामले में भी है। सुप्रीम कोर्ट बैक राइट टू फ्री स्पीच ऑफ 2 लॉयर अप फॉर जजशिप। यहाँ देखते हैं फिर से एक वही कहानी है। कॉलेजियम सिस्टम ने कुछ जजेस को रिकमेंड किया था लॉ मिनिस्ट्री को कि उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, पर लॉ मिनिस्ट्री ने उस नाम को रिजेक्ट कर दिया है। अब सामने ये बात आई है, यहाँ पर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि ये जो 2 लॉयर हैं, इन्होंने पिछले कुछ समय पहले इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट किए थे, राइट टू एक्सप्रेशन इनका ऐसा था जिससे गवर्नमेंट खुश नहीं है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी पर्सन के पास राइट टू एक्सप्रेशन है। अगर देखें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्या कहा है, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लाज 1 क्लाज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय ए कैंडिडेट डज नॉट disentitle him to hold a constitutional office so long as person proposed for judgeship is a person of competence, merit and integrity। तो उनका कहना है कि आर्टिकल 19 क्लाज 1 का क्लाज ए कहता है कि किसी पर्सन के पास राइट टू एक्सप्रेशन है, ये फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट का वो प्रयोग करेगा, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि फंडामेंटल राइट का प्रयोग करेगा और वो जो है एक्सप्रेशन गवर्नमेंट के खिलाफ अगर रखेगा तो उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर हम देखें इसमें जो नाम प्रपोज किए गए हैं वो डिफरेंट हाई कोर्ट से किए गए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम है उन्होंने कहा है कि हम इस पर कन्फर्म है, इस पर हम रिजिड हैं, हम उन जजेज लायर्स की जजशिप को रिटर्न नहीं लेंगे। इट रिफ्यूज टू ड्रॉप द नेम ऑफ एडवोकेट आर जॉन सत्यन फॉर द मद्रास हाई कोर्ट merely because of government received an intelligence bureau report that he had shared a web portal's article critical to prime minister। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आर जॉन सत्यन ये जो है एक एडवोकेट हैं मद्रास हाई कोर्ट में, उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था जिसने इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया है। साथ ही साथ जो एक नीट एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें किसी बच्चे ने क्वालिफाई न होने की वजह से उसने क्या किया, आत्महत्या किया था, जिसकी वजह से
उसके को भी पॉलिटिकल बिट्रेयल करार दिया गया था। इन सब चीज़ों को देख करके उन लोगों को नामों को कैंसिल किया गया, ऐसा कॉलेजियम का कहना है। तो कॉलेजियम का कहना है कि इस तरीके से किसी भी सिस्टम में अगर हम देखें तो उस पर्सन की आइडियोलॉजी क्या है उससे हमें ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्ति पॉलिटिकली अटैच नहीं है, अगर वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है, बायस्ड नहीं है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो जज बन सकता है, और इसलिए इन नामों को हम वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा और भी नाम हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए भी रिकमेंड किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इन्हें वापस नहीं लेंगे। फिर आइए आगे देखते हैं क्या क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट न्यूज आने पर देखेंगे। इसके अलावा देखें, BBC डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी इज प्रोपेगेंडा एंड रिफ्लेक्ट कॉलोनियल माइंडसेट से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि जो BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, वो एक्चुअल में प्रोपेगेंडा है और कॉलोनियल माइंडसेट को, जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था था, उसी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। ये अति घातक है और ये जो है एक प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैलाया जा रहा है। आगे हम देखें न्यूज में, तो वुमेन ऑफिसर इन कमांड सुन, तो जो वुमेन ऑफिसर हैं वो जो उनको एक पोस्ट के बाद उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको आगे भी सर्विस देने की परमिशन है। तो बहुत सारी जो वुमेन ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पर, वो कर्नल बन सकती हैं। तो इसी से रिलेटेड न्यूज है। आगे देखें हमारे लॉ मिनिस्टर का क्या कहना है। फिर से कॉलेजियम सिस्टम हम देखते हैं, अब की बार UPSC चाहे स्टेट PCS, वो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कोई तगड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, एक ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यपाल, ये मामला इतना ज़्यादा अब की बार चल रहा है कि इससे क्वेश्चन तो परफेक्टली बनना ही बनना है। तो कॉलेजियम सिस्टम विल कंटिन्यूसली लॉ मिनिस्टर ने कहा है कॉलेजियम सिस्टम से जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सिस्टम बना रहेगा। तो लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा आर्डर दिए जाते हैं, लॉ मिनिस्टर होने के नाते ये उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी रूप से जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल जिम्मेदारी है कि उसको कैरी फॉरवर्ड करें, उसके सम्मान को करें, इस चीज़ को कहें। और जब उनका कहना है कि जब तक कोई भी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्रिएट नहीं होता है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से होता रहेगा, ये उनका कहना है। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, अब रिजाइन करेंगी और अगले बार फिर चुनाव जो है वहाँ पर अक्टूबर में होगा। तो फिर अक्टूबर में नया इलेक्शन होगा, उसके बाद वहाँ पर फिर से नई गवर्नमेंट बनेगी। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए, यानी इंडियन पर्सपेक्टिव में इशू नहीं है, न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव में है। इकोनॉमी सेक्शन से देखें तो एक न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट गूगल्स प्लिया अगेंस्ट NCLAT ऑर्डर इन एंड्रॉयड केस। गूगल का जो एंड्रॉयड केस है, इसमें थोड़ा सा डोमिनेंस पोजीशन यूज करके ज़्यादा पैसा कमाने का मामला है एक्चुअल में। तो देखा जाए डोमिनेंट इकोसिस्टम को ले एंड्रॉयड इकोसिस्टम को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है NCLAT, उसके ऑर्डर के अंतरिम रिलीफ देने के लिए गूगल को उसने मना कर दिया। और कहा कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने जो डायरेक्टिव दिया है कि 1337.76 1337.76 करोड़ रुपए का पेनाल्टी देना है। और इसका रीजन क्या, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन द एंड्रॉयड इकोसिस्टम। तो उन्होंने जो है लॉ ब्रीच किया है, इसलिए उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, वो लीगल है और उसे उन्हें देना ही पड़ेगा। बस इतना ही चीज़ें हैं, और चीज़ें इसमें बस वैसे ही चीज़ें डाटा वगैरह दी गई हैं। इकोनॉमी सेक्शन से एक और न्यूज है, UAE इंडिया डिस्कस रुपी नॉन ऑयल ट्रेड। तो भारत और UAE के बीच जो ट्रेड होता है, अगर देखें तो बड़ी अच्छी बात है कि UAE और इंडिया के बीच जो ट्रेड होता है इंडिया के पक्ष में होता है, यानी इंडिया के पास सरप्लस, यानी भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कम इंपोर्ट करता है। तो UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सिंगापुर ऐसे कंट्री है जहाँ पर भारत फ़ायदे में है। तो जो नॉन ऑयल ट्रेड है, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हम नहीं करेंगे, उनका जो ट्रेड है उससे भारत चाहता है कि हम रुपी में ट्रेड करें, यानी हम डॉलर में, चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है डॉलर में होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि डॉलर में न होकर के रुपी में किया जाए।
एक्चुअल में देखा जाए तो यूएई ने एक वाइड रेंज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले साल भारत से साइन किया था। साथ ही साथ चाइना ने भी ऐसा एक बहुत बड़ा ट्रेड साइन किया था। और गल्फ अरब आयल की बात की जाए, प्रोड्यूसर हैं सब कंट्री, तो उनके साथ भारत और चाइना दोनों ही बहुत बड़े इनके ट्रेडर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हमारा ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। यानी हमें अगर यूएई से कोई पेट्रोलियम खरीदना या नॉन पेट्रोलियम सामान भी खरीदना है तो हम पहले क्या करेंगे, मार्केट से डॉलर लाएंगे, यूएई को देंगे, फिर अपना सामान लाएंगे। फिर जब अपना सामान हम बेचेंगे किसी दूसरे कंट्री को तो हमें डॉलर मिलेगा। अदरवाइज हमें फिर क्या करना पड़ता है, सोना दे करके हमें डॉलर खरीदना पड़ता है। तो ये बहुत ही महंगा होता है। तो इससे हमारे बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ती हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। और अगर देखें तो भारत और यूएई के बीच में ये बायलैटरल एग्रीमेंट है कि अगले 5 सालों में हम अपना कोशिश ये करेंगे कि हमारा ट्रेड जो नॉन ऑयल ट्रेड है उस 100 बिलियन तक पहुंच जाए। अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्री से जो भारत का ट्रेड है वो डॉलर में होता है, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट करें। यानी भारत चाइना दोनों ही लगे हुए हैं कि हम अपने लोकल करेंसी में, रुपीज़ में, और वो अपना रेनबिम्बी में, चाइना का लोकल करेंसी रेनबिम्बी है, उसमें ट्रेड करें। इससे क्या होगा, हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है, जैसा कि हमने कहा, अगर हमारे पास डॉलर नहीं है तो हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, तो एक्चुअल में डॉलर का जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमको देना पड़ता है। और जब बेचेंगे तब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी समस्या है तो होती है कि हमारे ट्रांजैक्शन में भी बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान हो जाता है। और इसलिए अगर हम रुपये में करेंगे तो जैसा कि हमने कहा, हमारा उसके साथ ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है। इसका फ़ायदा क्या है, हम रुपये देंगे, आयल खरीदने वक्त वही रुपये वापस ले लेंगे, और जो थोड़ा बहुत रुपये बच जाएगा उससे हम क्या करेंगे, आगे ट्रेड कर लेंगे। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन यूएई का क्या कहना है कि हमें इस मैटर को रियलिस्टिक तरीके से सोचना चाहिए और इस पर एक प्लानिंग करना चाहिए, हमें अपना एक बजट बनाना चाहिए, क्योंकि सारा ट्रेड यूएस डॉलर में हो रहा है। तो हम ओवरनाइट मूवमेंट करके डॉलर को रुपये से ट्रेड को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक बजट बनाना पड़ेगा, पूरा रियलिस्टिक तरीके से एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्लानिंग के तहत ही हो सकता है। यानी फ्यूचर में ये प्लान बनेगा तो हम देखेंगे फ्यूचर में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो ये था आज का द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही साथ देखें तो हमने द हिंदू के आज के एडिटोरियल को सेक्शन को डिस्कस नहीं किया है। हम एडिटोरियल सेक्शन को एक्चुअल में अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो के जस्ट बाद हम एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में एडिटोरियल सेक्शन को देखना न भूलें। थैंक यू।